हाय स्टूडेंट्स, आपका अभिनव ट्यूटोरियल क्लासेस में स्वागत है। आज मैं फिर से क्लास 10th के लिए MCQs लेकर आपके पास आया हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और अपने कॉपी में नोट भी करेंगे। सबसे पहले आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल है, फिर उसके बाद फिजिक्स से सवाल होंगे, फिर इसके बाद बायो से। टोटल 25 क्वेश्चंस है। आप लोग इसे समझने का कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि हम बिहार बोर्ड से हैं, मेरे लिए यह क्वेश्चन नहीं है। नहीं, सबों के लिए यह क्वेश्चन है। केवल यही अंतर है कि बिहार बोर्ड में हिंदी मीडियम पूछा जाता है और CBSE में इंग्लिश मीडियम में। मैं यहाँ हर एक क्वेश्चन का हिंदी में भी अर्थ बताऊँगा और फिर जो ऑप्शन होगा वो भी समझाऊंगा, तो इससे आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। दोनों मीडियम के बच्चे इसे ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन है, ए रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, व्हाट इज दिस रिएक्शन कॉल्ड। अर्थ हुआ एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, मतलब हीट लेकर तब रिएक्शन पूर्ण किया जाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट अलग से दिया जाए और तब वो रिएक्शन फुलफिल हो, तो इसे हम इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इंडोथर्मिक रिएक्शन बी में है, इंडोथर्मिक बी में है और सही ऑप्शन इसका हो जाएगा इंडोथर्मिक। दूसरा देखिए, 2 नंबर में, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इंक्रीज व्हेन द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैरिड आउट। जब A+B, एरो का चिन्ह है यहाँ, C हो जाए, तब ऐसे रिएक्शन में इंटरनल एनर्जी अगर उसका बढ़ता है, तब ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? तो इसमें भी इंडोथर्मिक ही होगा, क्योंकि अगर बाहर निकलता है कोई एनर्जी, हीट एनर्जी को अगर बाहर निकले, तब उसे हम एक्सोथर्मिक कहेंगे। लेकिन यहाँ पर बाहर से हीट एनर्जी लिया जाता है और लेकर उसके प्रोसेस के बाद, रिएक्शन के बाद उसका इंटरनल एनर्जी और भी इंक्रीज हो जाता है, तो इसीलिए इसमें भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। व्हाट इज रस्टिंग ऑफ आयरन कॉल्ड। आयरन में जंग लगने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, ए में है गैल्वेनाइजेशन, ये तो होगा नहीं, क्योंकि आप जानते हो जिंक का परत चढ़ाने के प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। दूसरा है कोरोजन, संक्षारण, कोरोजन ही होगा, इसका सही आंसर होगा कोरोजन। चौथा देखिए, SO2 + 2H2S रिएक्शन के फलस्वरूप बनता है 2H2O + 3S। इसमें आप देखिए ऑप्शन के अनुसार ए में कह रहा है H2S का रिडक्शन हो रहा है, बी में कह रहा है H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सी में कह रहा है SO2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है और डी में कह रहा है कुछ नहीं हो रहा है, नन, मतलब कोई ऑप्शन इसमें से नहीं। तो आपका सही आंसर होगा H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ H2S में हाइड्रोजन के साथ में सल्फर लगा हुआ है, लेकिन रिएक्शन के फलस्वरूप हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन के हटने के प्रोसेस को कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए आपका सही ऑप्शन होगा बी। पांचवा देखिए, नेम द फॉलोइंग रिएक्शन AB + CD। रिएक्शन के फलस्वरूप AD
प्लस Cb बनाता है। तो आप ऐसे रिएक्शन को कौन सा रिएक्शन कहेंगे? ए में ऑप्शन है आपका कम्बिनेशन, बी में है डिस्प्लेसमेंट, सी में है डबल डिस्प्लेसमेंट और डी में है नन। तो इसके आधार पर आप देख रहे हो ए के साथ में डी जुड़ रहा है और सी के साथ में बी जुड़ रहा है। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, इसीलिए सही ऑप्शन होगा इसका सी। 6 नंबर में देखिए, व्हाट इज ए रिएक्शन इन विच वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर इज रिड्यूस्ड कॉल्ड। मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा हो और दूसरे का रिडक्शन भी हो रहा हो। तो जब दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहा हो तो इसे हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहा हो तब हम लोग उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ आप ए में देख रहे हैं ऑक्सीडेशन, बी में रिडक्शन, सी में रिडॉक्स रिएक्शन, डी में नन। तो सही आंसर होगा सी। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए, व्हेन इन ए केमिकल रिएक्शन ए प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड एज ए प्रिसिपिटेट इट इज शोन बाय फॉलोइंग साइन। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया में, एक केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट जो बन रहा है वो नीचे बैठते जा रहा है, वह प्रखनली में नीचे बैठते जा रहा है। तो इस प्रोसेस को हम लोग प्रिसिपिटेट कहते हैं। तो इसका साइन जो होता है, अगर गैस बनता है तो ऊपर की ओर एरो होता है, अगर नीचे में कोई चीज़ बैठता जाए तो उसको हम लोग कहते हैं प्रिसिपिटेट और उसका डाउनवार्ड एरो होता है। क्या होगा? डाउनवार्ड एरो, सिंबल होगा डाउनवार्ड एरो और सही ऑप्शन होगा इसका बी। व्हाट इज द कलर ऑफ द प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट। यहाँ पर एब सॉल्यूशन है जो कि गलत है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। यहाँ होगा ए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम नाइट्रेट। आप देख रहे हो सोडियम सल्फेट को जब हम रिएक्शन कराते हैं किससे? बेरियम से, तो यहाँ पर बेरियम नाइट्रेट बनता है। और इसका कलर कैसा होता है? तो ए में ऑप्शन है ब्लैक, बी में है ब्लू, सी में है वाइट, डी में है ब्राउन। तो प्रिसिपिटेट है यह और यहाँ बेरियम नाइट्रेट बना रहा है तो इसका कलर होगा वाइट, उजले कलर का बन कर के नीचे में बैठते जाता है, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 9 में देखिए, द रिएक्शन बिटवीन आयरन एंड कॉपर सल्फेट इन वाटर रिप्रेजेंट विच टाइप ऑफ रिएक्शन। कह रहा है यहाँ कि आयरन प्लस CuSO4 मतलब Fe प्लस CuSO4 को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन होगा। आप जानते हो अभिक्रियाशीलता में कॉपर और आयरन, इस दोनों में आयरन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, तो इसीलिए यहाँ आपको क्या बना लेगा? FeSO4 प्लस Cu। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर ऑप्शन सही होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट। ऑप्शन ए में है डीकम्पोजिशन, दूसरा है डायरेक्ट कम्बिनेशन, सी में है सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डी में है डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे सही ऑप्शन होगा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो CuSO4 से Fe जो है SO4 को हटा देता है और अपना FeSO4 बनाता है प्लस Cu बनाता है। यहाँ केवल सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड्स इन डैश। तो यहाँ कह रहा है ऐसे भोजन जो कि फैट और ऑयल से बना है, जिसमें फैट और ऑयल हो, वैसे भोजन को हम कैसे ख़राब होने से बचा सकते हैं,
या किस तरह से पैकेजिंग करें कि वो बचे। जैसे कि आप लोग चिप्स देखते हैं, लेज देखते हैं, ये सब के पैकेट में कौन सी ऐसी गैस भरी होती है जिसके चलते यह 15 डेज भी या 30 डेज भी रह जाता है तो यह ख़राब नहीं होता है, उसके बाद भी आप खाते हो तो कुरकुरा टाइप से ही इसका फील होता है। तो उस पॉलीथीन में ए में दिया है ऑप्शन हाइड्रोजन गैस, बी में नाइट्रोजन गैस, सी में हीलियम गैस, डी में नन। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है उस पैकेजिंग करने में ताकि वहाँ कोई भी रिएक्शन ना हो, और रिएक्शन नहीं होने के चलते जिस तरह से शुरुआत में पैकेज किया जाता है उसी तरह से लास्ट में जब आप खाते हो तो उसी तरह का शुरुआत की तरह का ही फीलिंग होता है। अब है अगला क्वेश्चन 11 नंबर, जो कि फिजिक्स से शुरू होता है। 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री का ख़त्म हो गया, आप लोग उसे भी उतार लेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। 11 में है फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर है और उसका फोकल लेंथ क्या होगा। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से हम लोग डिनोट करते हैं। तो आप देखो कि फोकल लेंथ यहाँ ए में ऑप्शन है 0, बी में है इन्फिनाइट, सी में है 25 cm और डी में है -25 cm। तो किसी भी प्लेन मिरर में फोकल लेंथ इन्फिनाइट होता है, इसीलिए आपका यहाँ पर सही ऑप्शन होगा बी। 12 नंबर में देखिए, द रेडियस ऑफ कार्वेचर ऑफ कनकेव मिरर इज 12 सेंटीमीटर। मतलब स्मॉल r बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, देन द फोकल लेंथ विल बी। आप एक फार्मूला भी जानते हो, f बराबर r/2। फिजिक्स में लाइट चैप्टर में एक फार्मूला है f बराबर r/2, फोकल लेंथ बराबर रेडियस/2। तो f बराबर r/2 है, आपको यहाँ r दिया है 12 सेंटीमीटर, तो f बराबर क्या होगा 12/2 कटने के बाद आपको 6 cm आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में ए में है 6 cm, बी में है 12 cm, सी में है -24 cm और डी में है -6 cm। आप यहाँ ध्यान देंगे, आपका कनकेव मिरर है भाई, और कनकेव मिरर अगर रहे तो आप जानते हो कि कनकेव मिरर में फोकल लेंथ जब भी लिखा जाता है तो निगेटिव लिखा जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर सही ऑप्शन डी होगा -6 cm। इसीलिए आप लोग ध्यान से ऑप्शन को पहले देखेंगे, और यह नहीं कि ए में ही 6 cm है तो 6 cm लगा देंगे, हम वहाँ साइन कन्वेंशन पर भी ध्यान देंगे, नहीं तो आपका सही जानते हुए भी आप गलत करके आ जाएंगे और 1 नंबर से हाथ धो बैठेंगे। तीसरा क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, ए मैन इज 6 फीट टॉल। मतलब एक आदमी 6 फीट का है, 6 फीट लंबा है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट साइज प्लेन मिरर ही कैन यूज टू सी हिज इंटायर इमेज। वो अपना पूरा का पूरा इमेज देखना चाहता है, तो बताइए प्लेन मिरर के सामने वो खड़ा होता है, उस प्लेन मिरर की मिनिमम कितनी लंबाई होगी, क्या वो अपना फिगर, संपूर्ण फिगर उस प्लेन मिरर में देख सकता है। तो भाई जब कोई भी प्लेन मिरर के सामने कोई खड़ा रहता है तब कम से कम प्लेन मिरर की लंबाई आदमी के लंबाई से आधी हो, तब वो अपना पूरा का पूरा फिगर देख सकता है। तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का आदमी है, तो वो अपना पूरा फिगर देखने के लिए आधा साइज का प्लेन मिरर होना चाहिए, मतलब 6/2। 3 फीट का अगर प्लेन मिरर होगा तो वो अपना पूरा का पूरा इमेज देख पाएगा, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ए। क्योंकि बी में 6 फीट है वो होगा नहीं, सी में 12 फीट है वो तो नहीं होगा, डी में 24 फीट है यह भी नहीं होगा, सही ऑप्शन होगा ए। चलिए 14 नंबर देखिए, ए स्फेरिकल मिरर एंड ए थीन स्फेरिकल लेंस। अब देखिए यहाँ स्फेरिकल मिरर का भी चर्चा है और एक चर्चा है आपको स्फेरिकल लेंस। अब जब ऐसा केसेस आ जाए
कि स्फेरिकल मिरर भी हो और थिन स्फेरिकल लेंस हो, दोनों का फोकल लेंथ है -15 cm। उसके बाद कह रहा है द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो बताइए यह मिरर और लेंस दोनों कैसा होगा। तो ए में आपका ऑप्शन है बोथ कनकेव, दोनों कनकेव होगा। बी में है बोथ कन्वैक्स, दोनों कन्वैक्स होगा। सी में है मिरर इज कनकेव बट लेंस इज कन्वैक्स। और डी में है मिरर इज कन्वैक्स बट द लेंस इज कनकेव। तो यहाँ पर देखिए आप पहले से ही जान रहे हैं कि स्फेरिकल मिरर में फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो वह है कनकेव मिरर, और लेंस में फोकल लेंथ निगेटिव है तो वह है कनकेव लेंस। तो इसीलिए आपका यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, दोनों कनकेव है तो ए ऑप्शन बोथ कनकेव। 15 में है लाइट वेव्स ट्रेवल थ्रू, लाइट वेव्स ट्रेवल कर सकता है उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो पहला ऑप्शन में है रिक्वायर एयर और अदर गैसेस, मतलब हवा और दूसरे गैसेस में ही वो केवल ट्रेवल कर सकता है। बी में है रिक्वायर एन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे ट्रेवल करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। सी में है रिक्वायर ए मैग्नेटिक फील्ड, उसे ट्रेवल करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और डी में है कैन ट्रेवल थ्रू परफेक्ट वैक्यूम, वह निर्वात में भी ट्रेवल कर सकता है आसानी से। तो इसका आप पहले से जानते हो लाइट को ट्रेवल्स करने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा डी नंबर कि कैन ट्रेवल थ्रू परफेक्ट वैक्यूम। 16 में देखिए एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कनकेव मिरर, मतलब आर पर रखा गया है आपको कोई ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड पोल इज। अब देखिए इसका इमेज और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो आप लोग ज़रूर लाइट चैप्टर में पढ़े हैं कि जब हम किसी कनकेव मिरर में आर पर कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, अपोजिट बनता है, सेम साइज का बनता है। इसीलिए आपका यहाँ पर इमेज सी पर ही बनेगा और सी से पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर स्मॉल आर। तो यहाँ आपका ऑप्शन में दिया हुआ है इक्वल टू एफ, बी में है बिटवीन एफ एंड 2f, सी में है इक्वल टू 2f और डी में है ग्रेटर देन 2f। तो आप जानते हो r बराबर क्या होगा 2f, तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा C इक्वल टू 2f। 17 में देखिए द पावर ऑफ ए कनकेव लेंस इज डैश एंड दैट ऑफ ए कनकेव लेंस इज डैश। तो यहाँ पर आपका है कि पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, और कनकेव लेंस का पावर क्या होगा। तो दोनों अपोजिट है, एक कनकेव है और एक कन्वेक्स है। तो अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे कि कन्वेक्स में पावर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखिए इसमें ऑप्शन ए में कह रहा है दोनों पॉजिटिव होगा, बी में कह रहा है पॉजिटिव और निगेटिव, सी में है निगेटिव और पॉजिटिव, डी में है निगेटिव निगेटिव। तो आप जानते हो कि कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुआ है, ऊपर में है कन्वेक्स, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस मिसप्रिंट हुआ है, और नीचे में है कनकेव लेंस। तो यहाँ पर पहले होगा कन्वेक्स, जब रहेगा तो कन्वेक्स में पावर पॉजिटिव होता है और कनकेव में पावर निगेटिव होता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, पॉजिटिव और निगेटिव।
18 में देखिए द मिरर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ शेविंग ग्लास इज, हम लोग जो अपना शेविंग करते हैं मतलब दाढ़ी बनाते हैं, तो दाढ़ी बनाने वाला मिरर जो बनाया जाता है, आप लोग पहले से जानते हो कि यूजेज ऑफ कनकेव मिरर का इस्तेमाल के बारे में पढ़े हैं कि कनकेव मिरर का यूज शेविंग मिरर में भी किया जाता है। इसीलिए ए में ऑप्शन है प्लेन मिरर, बी में है कन्वेक्स मिरर, सी में है कनकेव मिरर, डी में है नन। तो सही ऑप्शन होगा इसका कनकेव। 19 में देखिए द सरफेस ऑफ द स्पून कैन बी अप्रॉक्सीमेट टू ए डैश मिरर, मतलब स्पून चम्मच का जिस भाग से हम लोग खाते हैं वह भाग कौन सा मिरर की भांति कार्य करता है। आप जानते हो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसका बाहरी सतह रंगा हुआ है और अंदर का सतह रिफ्लेक्ट करता हो, तो ऐसे मिरर को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं। उसी तरह से आप जब चम्मच से खाते हो तो अंदर कर्व्ड है, तो अंदर की ओर का बात यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा कनकेव मिरर। ए लेंस ऑफ पावर 1 डायप्टर मस्ट हैव ए फोकल लेंथ ऑफ, मतलब कि एक लेंस का पावर 1 डायप्टर है तो उसका फोकल लेंथ कितना होगा। ए में ऑप्शन है 1 मीटर, बी में है 1 cm, सी में है 100 मीटर और डी में है 50 cm। आप जानते हो कि पावर बराबर होता है 1/f, P बराबर 1/f। यहाँ P बराबर 1 दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 बराबर 1/f होगा, तो F बराबर 1 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 1 मीटर, जो कि ए में है। ऑप्शन ए नंबर सही है। 21 में देखिए व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन आर एडेड टू राइस वाटर द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेंस। इसका अर्थ हुआ कि जब राइस वाटर में थोड़ा आयोडीन का सॉल्यूशन मिलाया जाता है तो राइस वाटर का कलर ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है। तो आप जानते हो 6th क्लास में ही यह एक्सपेरिमेंट दिया हुआ था कि एक्टिविटीज़ में कि अगर हम किसी भी स्टार्च को जांचने के लिए अगर उसमें हम आयोडीन सॉल्यूशन देते हैं और उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाए तो हम लोग सोचते हैं कि यह स्टार्च इसमें मौजूद है। और यहाँ भी वही है कि आपका राइस वाटर किस में बदल जाता है, ब्लू ब्लैक में। तो ज़रूर यहाँ पर ये किसको जांचने के लिए लगाया गया है, स्टार्च को जांचने के लिए, मतलब उसमें स्टार्च की मात्रा है। यहाँ ए में ऑप्शन है फैट्स, बी में है प्रोटीन, सी में है स्टार्च, डी में है नन। तो सही आंसर होगा सी स्टार्च। द कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वाल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, फूड पाइप का कंट्रैक्शन सिकुड़ना और फैलने की मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं। ए में है ट्रांसलोकेशन, बी में है ट्रांसपायरेशन, सी में है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, डी में है डाइजेशन। ट्रांसलोकेशन होगा नहीं, ट्रांसपायरेशन भी नहीं होगा। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का अर्थ होता है क्रमानुसार संकुचन, इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा सी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वुडी प्लांट मतलब लकड़ी देने वाले पौधे, कैरी गैसियस एक्सचेंज थ्रू, मतलब वुडी प्लांट गैस का एक्सचेंज किस भाग से करता है। पहला है रूट हेयर, दूसरा है स्टेम हेयर, तीसरा है लेंटिकल्स और चौथा है एपिडर्मल सेल। तो यहाँ आप लोग पढ़े होंगे कि रूट हेयर से तो वह एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को, तो यहाँ पर सही इसका ऑप्शन होगा लेंटिकल्स, सी नंबर। 24 में देखिए ड्यूरिंग कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर कह रहा है कि जब हार्ट का कंट्रैक्शन होता है तो ब्लड का फ्लो करना
ब्लड का पीछे की ओर फ्लो कौन कराता है? तो ए में ऑप्शन है थिक वॉल ऑफ एट्रिया, बी में है थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, और फिर सी में है वाल्व्स इन हार्ट, और डी में है ऑल। तो यहाँ वाल्व्स इन हार्ट जो है ये कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट के ड्यूरेशन में ब्लड को पीछे की ओर फ्लो कराता है। 25 में देखिए ट्रैकिया डू नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नॉट मच एयर बिकॉज दे आर, जब हमारे शरीर में ज़्यादा एयर हो जाता है तो भी ट्रैकिया एक दूसरे से टकराता नहीं है। इसका क्या कारण है? क्योंकि यहाँ ए में है थिक एंड मस्कुलर, मतलब ट्रैकिया जो होता है वो थिक और मस्कुलर होता है। हैविंग कार्टिलेजिनस रिंग्स, हैव valves सपोर्टेड बाय लैरिंग्स। तो यहाँ पर हैविंग कार्टिलेजिनस रिंग्स होने के कारण ये एक दूसरे से कोलैप्स नहीं करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी, अब करा फंगी में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? आप लोग कल के वीडियो में देखे थे, अमीबा में होलोजोइक होता है और इसमें फंगी में सेप्रोट्रॉफिक होता है। ए में ऑप्शन है पैरासाइट, बी में है होलोजोइक, सी में है ऑटोट्रॉपिक और डी में है सेप्रोट्रॉपिक। इसका सही आंसर होगा सेप्रोट्रॉपिक, डी नंबर। आपका ये आज का वीडियो ख़त्म होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आज मैं आप लोगों को समझाया हूँ और आप लोग इसे अपने कॉपी में नोट भी कर लेंगे। वीडियो अगर बहुत अच्छा लगे तो आप शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपका प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। और भी दूसरा टॉपिक से अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स ज़रूर करें ताकि मैं अच्छी तरीके से और वीडियो बना सकूं। धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो नए हैं वो ऑल बेल आइकन भी दबा दें और दूसरे को शेयर भी करें, दोस्त को भी बताएं कि इस चैनल के बारे में और फिर उसे भी देखने के लिए कहें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं और मुझे लगता है ऐसा मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूं ये बहुत ही ज़्यादा आप लोग के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी और आप लोग इससे तैयारी करके अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे। धन्यवाद।